हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में। नवीन मिश्रा इजी प्रोग्रामिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कंस्ट्रेंट्स और नॉर्मलाइजेशंस का इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो उसी का मैं ये सेकंड पार्ट है, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वीडियो में सारी नॉर्मल फॉर्म्स को कवर अप करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है ना। डिपेंडेंसीज को कवर करेंगे, मल्टीवेरिएट डिपेंडेंसीज एंड पार्शियल डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है काम करने का और बढ़िया से बढ़िया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अपना। हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी किया था लास्ट। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होते थे कि डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट की कहानी थी। स्टूडेंट आईडी आपका डिटर्मिनेंट कहलाएगा, और स्टूडेंट आईडी पे अगर नेम की बात करें तो ये डिटरमंड कहलाएगा। डिटरमंड, DETRMINED, डिटरमंड। और ये होता है डिटर्मिनेंट, MINANNT, डिटर्मिनेंट। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देयर शुड बी एग्जैक्टली वन वैल्यू इन द डिटर्मिनेंट। जैसे स्टूडेंट आईडी 01 के लिए एक ही नाम है राकेश सिंह, स्टूडेंट आईडी 02 के लिए एक ही नाम है ब्रूसली, और कोई नाम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज करी थी। फिर हमने इसी में कॉम्पोजिट फंक्शनल डिपेंडेंसीज करी थी, ठीक है ना। कॉम्पोजिट फंक्शनल डिपेंडेंसीज में क्या होता था, जब ग्रुप हो जाए, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी मिलके ग्रेड को बना रहे हैं, सुपरसेट की बात होती है। स्टूडेंट आईडी शॉर्ट में लिखूंगा SID और कोर्स आईडी CID मिलके ग्रेड पे FD बना रहे हैं, ओके। ग्रेड पे FD बना रहे हैं। तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कॉम्पोजिट फंक्शनल डिपेंडेंसी का पार्ट है या फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी का पार्ट है। अगर आप इंडिविजुअली करते हो स्टूडेंट आईडी ग्रेड को या कोर्स आईडी ग्रेड को, ये नहीं होना चाहिए, ये सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम इसको फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी या कॉम्पोजिट फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते होते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो 01 स्टूडेंट आईडी जो 26 नंबर कोर्स को ले रहा है, उसमें उसका ग्रेड C आया है। अब 01 और 26 का दोबारा ग्रुप नहीं दिखेगा कहीं आपको, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। फिर 026 नंबर रिपीट हो सकता है, एग्री, लेकिन वो अलग अलग वैल्यू दे रहा है। अगर मैं सिर्फ इसी कोर्स आईडी को देखूं तो 26 कोर्स की ग्रेड है C और 26 कोर्स का ग्रेड है HD, 26 कोर्स का ग्रेड है D, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये वाली कंडीशन। स्टूडेंट आईडी भी रिपीट करेगा, इस आईडी का ग्रेड क्या है C, इस आईडी का ग्रेड क्या है D, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये हमारी होती थी कॉम्पोजिट या फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है ना। फिर इसको लिखते कैसे हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ऐसे लिखते हैं। अगर आपका X डिटर्मिनेंट है और वो A कॉलम को, B कॉलम को और C कॉलम तीनों को FD बना रहा है, तो आप इसको इकट्ठा करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, X इज फुली डिटर्मिनिंग A, B एंड C, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप डिपेंडेंसी नहीं लिख सकते। अब आप कहोगे कि सर, जैसे हम आईडी लिख रहे थे कि सर हम SID एरो नेम लिख के एरो नेम लिखते हैं, सॉरी SID एरो नेम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम ये एरो उल्टा कर दे, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसको कॉमे से रिप्रेजेंट कर दो, नहीं, ये भी नहीं, गलत है। अगर आप नेम पहले कर दो, स्टूडेंट आईडी बाद में कर दो, नहीं, गलत है। आपकी डिटर्मिनेंट इस तरफ, आपका डिटर्मिनेंट इस तरफ, और इनके बीच में एरो होना चाहिए, और कोई चेंज आप नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशंस मैं यार देखो थियोरेटिकली चिट्ठा नहीं आपको बनवाऊंगा, डेफिनेशन याद कर लो, ये रट लो, ये पेपर में लिख देना। मेरा मेन फोकस कंसेप्ट समझाने पे होगा। मेरी एग्जांपल कंसेप्ट समझाएंगी, उस कंसेप्ट के बेस पे आप डेफिनेशंस भी दे सकते हो। और फर्दर जो मैंने आपके एग्जाम्स देखे हैं पिछले 4-5 सालों के, प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये किसी चीज़ को रिपीट ना करे, और एक प्राइमरी की होनी ही चाहिए। अब देखो, डज नॉट कंटेन रिपीटिंग ग्रुप, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इसको, इस टेबल को, ये कस्टमर आईडी 001 है, इसके दो ऑर्डर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये रिपीट कर गया। ऑर्डर नंबर 1 इसने 11 तारीख को किया था और इसके $250 का इसका वर्थ था। ये अब आपकी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। प्राइमरी की, हाँ ठीक है, प्राइमरी की तो है, आई एग्री, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये 1NF में नहीं है। अब आप 1NF में कैसे लेके आओगे, टेबल को तोड़ दो। जनरली एक नॉर्मल फॉर्म से दूसरे नॉर्मल फॉर्म में जाने पे
टेबल को तोड़ दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल आपका कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ऑर्डर डिटेल, ये दो टेबल बनाएगा आप। कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम एक तरफ चला गया, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डिटेल, फिर उसकी डेट और फिर उसका प्राइस, ये अलग चला जाएगा। दो अलग अलग कॉलम हो जाएंगे और इन दोनों कॉलम्स को आपस में रिलेट करने के लिए प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट होगा। ये कस्टमर आईडी जो यहाँ पे प्राइमरी की का काम कर रही है, इस टेबल में वो फॉरेन की का काम करेगी। दैट यू कैन सी हियर। तो सॉरी, यहाँ जस्ट अ सेकंड, मैंने गलती कर दी। तो इस स्लाइड से इस स्लाइड की तरफ, तो ये देखिए आपने दो टेबल बना दिए, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम इस तरफ कर दिया, ऑर्डर वाला टेबल अलग कर दिया जिसमें ऑर्डर की डिटेल अलग पड़ी हुई है, ये प्राइमरी की है, और इनको आपस में रिलेट करने के लिए आपने कस्टमर आईडी को इस तरफ लेके आया है, ठीक है ना। तो ये आपकी फॉरेन की हो गई। तो ये 1NF। अननॉर्मलाइज्ड कब होगा? प्राइमरी की ना हो या रिपीटिंग कॉलम्स हो। 1NF में कैसे लेके आओगे? प्राइमरी की भी रखो, एक टेबल को दो हिस्सों में बांट दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आने से पहले आपके टेबल का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तभी आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे है कि जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, गेम में आपने स्टेज 1 क्लियर किया, फिर स्टेज 2 क्लियर किया, फिर स्टेज 3 क्लियर किया। गेम में आप सीधा स्टेज 3 नहीं प्ले कर सकते, वो कहेगा इसको प्ले करने के लिए आपको इन दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है, ये 2 स्टेज खेलो तभी स्टेज 3 खेलोगे आप। तो वैसे ही नॉर्मल फॉर्म्स हैं। अगर आप 2NF पे आना चाहते हो तो आप अननॉर्मलाइज्ड नॉर्मल फॉर्म से सीधा नहीं आ सकते, पहले 1NF में आओ फिर 2NF में आओ, तो स्टेज बाय स्टेज आप चलोगे, ठीक है ना। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में वो क्या कह रहा है कि रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? 1 में हो ही हो और कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। तो आपने FD पढ़ा था, आपने FFD पढ़ा है, अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है वो समझाने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का ये डेफिनेशन है, कहता है ये कॉम्पोजिट कैंडिडेट की पे लगेगा। अब इसको मैं अभी रिवाइज करवाता हूँ, कैंडिडेट की क्या है, कॉम्पोजिट क्या है। जैसे 2 कॉलम्स हैं X और Y, तो ये कॉम्पोजिट हो गया। ये कैंडिडेट की मतलब इनमें एट्रीब्यूट्स हैं प्राइमरी की बनने के। X भी Z को डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और Y भी Z को डिटर्मिनेंट सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों में से कोई भी हो जाए और, ठीक है ना, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो पार्शियल डिपेंडेंसी में, तो आगे चलते हैं, इससे क्लियर होगा। पहले कैंडिडेट की याद कर लो भैया, क्या होता है। कैंडिडेट की होता था वो कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स जो प्राइमरी की बन सकते हैं लेकिन बने नहीं हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, कैंडिडेट की कैपेबल ऑफ बीइंग अ प्राइमरी की, ठीक है ना। कॉम्पोजिट कैंडिडेट की इज वन दैट मेड अप ऑफ मोर देन 1। अगर 2 कॉलम मिलके आपकी प्राइमरी की बना रहे हो, लाइक नेम और एड्रेस मिलके प्राइमरी की बना सकता है। और ध्यान रखना कैंडिडेट की छोटा हो, नेम और एड्रेस यूनिकनेस दे रहा है, और आप कहते हो कि सर नेम एड्रेस एंड DOB भी यूनिकनेस दे रहा है, तो भैया उसको मत लो, नेम एड्रेस DOB को मत लो। अगर आपका नेम और एड्रेस ही यूनिकनेस दे रहा है तो उसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो उसको छोटा ही रखना। तो ये कैंडिडेट की का रिवीजन है। और अब देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ग्रेड एंड स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी आपके कॉम्पोजिट कीज हैं, ये दोनों मिलकर आपकी वो प्राइम दोनों मिलकर आपके ग्रेड और स्टूडेंट नेम पे FD बना रहे हैं। तो ये 1NF में तो है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ रिपीट नहीं हो रहा है और प्राइमरी की है। अब देखिए जरा, कैंडिडेट की क्या है आपकी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मिलकर आपकी प्राइमरी की बना रही है, कैंडिडेट की है। इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मिलकर ग्रेड पे यूनिकनेस दे रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप में पार्ट लेने वाला 2 कॉलम्स में से एक कॉलम साला ऐसा है जो खुद भी यूनिकनेस देके आ रहा है। तो ये पंगा है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, क्योंकि ये यूनिकनेस और FD की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये इस ग्रुप में भी इन्वॉल्व है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये जो आपने ये एग्जांपल पीछे देखा है, ये 2NF में नहीं है, ये 1NF में है। अब इसको 2NF में लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम पे यूनिकनेस दे रहा है, स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी ग्रेड और नेम दोनों पे दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट आईडी दोनों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए 2NF में नहीं है। फिर से इस टेबल को तोड़ो, जब भी एक NF से दूसरे NF में जाओगे इस टेबल को तोड़ दो। इस टेबल में ग्रेड की डिटेल अलग कर दो, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम की डिटेल अलग कर दो, कोर्स आईडी को फॉरेन की रख लो या स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की रख लो। अब देखिए, तो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम का डाटा एक तरफ कर दिया, इस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स लिया और उसमें कितने ग्रेड पाए हैं उसको अलग कॉलम में ले आए। तो अगेन जब भी आप एक नॉर्मल फॉर्म से दूसरे नॉर्मल फॉर्म पे अपग्रेड करोगे, आप एक टेबल से 2 टेबल बना दोगे, डिवीजन करोगे बेस्ड ऑन कॉलम्स, और इनमें से एक कॉलम को फॉरेन की के तौर पे कंसिडर करोगे। तो ये आपका 2NF है। 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, 1NF में ऑलरेडी होना चाहिए।
पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है मैंने बता दिया है। अब आगे चलते हैं। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नोट दैट ए पार्शियल डिपेंडेंसी कैन ओनली अकर व्हेन द कैंडिडेट की इज कॉम्पोजिट। अच्छा, अब ये कब हुआ है? ये तब ही होगा जब आपकी कॉम्पोजिट की बन रही हो। स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी मिलकर प्राइमरी की बन रहे हैं, नाउ ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। सो एक रिलेशन जो, सो इफ ए रिलेशन इज 1NF एंड हैज ओनली सिंपल कैंडिडेट, इट मस्ट बी इन एटलीस्ट 2NF, उसका होना जरूरी होता है। 2NF में होगा ही होगा, अगर आपके 1NF में जो की है वो सिंगल है, वो ग्रुप से नहीं बन रही है। अब आगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। 1NF में रिपीटिंग कुछ नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। 2NF में 1 में होना चाहिए और पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। 3 में आने के लिए 2 में हो, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हो, लेकिन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? तो मान लो एक आपकी कैंडिडेट की है x, जो प्राइमरी की बन सकती है। x क्या कर रहा है? y को FD बना रहा है। y क्या कर रहा है? z को FD बना रहा है। लेकिन ये नॉन की होनी चाहिए। नॉन की मतलब जो प्राइमरी की ना बन सके, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन से, एग्जांपल से समझते हैं। नॉन की का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट की ना हो। ए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज बेसिकली ए फंक्शनल डिपेंडेंसी वेयर बोथ द डिटरमिनेंट एट्रीब्यूट्स आर आउटसाइड द कैंडिडेट की। अब इसमें कुछ ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल नेम जो है वो DOB पे बना रहा है, ना ये प्राइमरी की है, ना ये प्राइमरी की है, ना ये कैंडिडेट की है, ना ये कैंडिडेट की है, ये तब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर होगी। Therefore can only occur when there are at least 2 attributes outside of the candidate की। 2 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो प्राइमरी की से कैंडिडेट की से बाहर है और वो डिपेंडेंसी बना रहे हैं, तब थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। ये आपका टेबल था, 1NF में है, बिल्कुल है, क्यों है? प्राइमरी की है और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। 2NF में है, बिल्कुल है, क्योंकि भाई कॉम्पोजिट की तो कोई है ही नहीं, तो ऑब्वियसली 2NF में है। 3NF, अब द कैंडिडेट की स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी आपकी कैंडिडेट की है। स्टूडेंट आईडी नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्रोग्राम आईडी पे FD बना रही है। प्रोग्राम आईडी प्रोग्राम नाम पे FD बना रहा है। अब ये हो गया आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम आईडी पे FD बना रहा है, प्रोग्राम आईडी प्रोग्राम नेम पे बना रहा है, तो स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम नेम पे ऑटोमेटिकली बनाएगा, यहीं पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना। तो प्रोग्राम आईडी और प्रोग्राम नेम इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बिकॉज प्रोग्राम आईडी एंड प्रोग्राम नेम आर नॉन की एट्रीब्यूट्स। अच्छा, और ये दोनों प्राइमरी की नहीं है या प्राइमरी की नहीं बन सकते, इसलिए ये 3NF में नहीं होगा, इसको 2NF में माना जाएगा। यहाँ पे ये आपके 3NF में नहीं है, ये 2NF में है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आईडी FD बना रहा है नेम को, बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट आईडी FD बना रहा है डेट ऑफ बर्थ को, बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम आईडी को भी बना रहा है, और पंगा ये है प्रोग्राम आईडी आगे खुद से नेम को बना गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये इन्होंने कोई इशू नहीं क्रिएट किया है, इसको हटाना पड़ेगा। तो अगेन आप इस टेबल के 2 हिस्से कर दोगे, ठीक है ना। देखो कैसे हुए हैं, ये देखो। तो जो मैंने शुरू में ही पिछली वीडियो में बताया था कि ये बेस्ट है, इसमें किसी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं है, तो उसी एग्जांपल में वापस आ गए। आपने क्या किया, टेबल को 2 हिस्सों में बांट दिया, प्रोग्राम आईडी को फॉरेन की बना दिया स्टूडेंट टेबल में, तो ये 3NF हो गई। 1NF 2NF 3NF पर डन। आगे चलते हैं। अब इनमें की क्या है, होल की, ये क्या है? कहना डेफिनेशन में थोड़ा सा ट्वीक है, समझो। कहता 2NF एंड 3NF क्या है? बोथ FD को लेते ही लेते हैं, मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। वेयर द डिटर्मिनेंट इज नॉट ए कैंडिडेट की, और डिटर्मिनेंट आपका कैंडिडेट की ना हो। 2NF क्या कहता है? कहता है आप FD नहीं रख सकते जब आपका डिटर्मिनेंट सिर्फ पार्ट हो कैंडिडेट की का। 3NF कहता है आप FD नहीं रख सकते, ये कोई पार्ट ना हो। वो कहता है ओनली पार्ट, ये कहता है नो पार्ट। बस इतना सा डिफरेंस है 2NF और 3NF में, ठीक है। आगे चलते हैं। BCNF आया है। BCNF बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म है, ये किसी का रेफरेंस नहीं लेता। इसका मतलब एक अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, फिर 1NF है, फिर 2NF है, फिर 3NF पे आए। BCNF पे आना है, ठीक है ना, तो कुछ जरूरत नहीं है, सीधा आप BCNF पे आ सकते हो। इसको आप ऐसे समझ लो, कई बच्चे 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, और फिर जाके वो क्या करते हैं, BTech में अपीयर करते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10th के बाद सीधा डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद सीधा BTech, कुछ इस तरीके का, कि इस सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। तो अननॉर्मलाइज से 1 से 2 से 3 आने की जरूरत ही नहीं है, आप BCNF पे फोकस कर लो। से ये बहुत आसान और सिंपल डेफिनेशन है एज कंपेयर टू 3NF, ठीक है ना। किस रिलेशन को या टेबल को BCNF में मानोगे? हर एक फंक्शनल डिटर्मिनेंट एक कैंडिडेट की हो, इफ एंड ओनली इफ एवरी फंक्शनल डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट की, सभी के सभी कैंडिडेट की होने चाहिए। नोट BCNF हैज नो रिक्वायरमेंट, वही चीज वो कहता है कि 3NF में नहीं होना चाहिए, BCNF किसी को कवर नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखो जरा, सर्टेन रिलेशनशिप सेटिस्फाई 3NF बट स्टिल हैव अनोमलीज। कहता है कई बार ऐसा होता है कि टेबल तो 3NF में है लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं, ऐसे रिलेशन BCNF में फेल हो जाएंगे,
ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल मैं इसमें कवर अप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आगे चलते हैं। ठीक है ना। फोर नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जिसमें कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है ना। तो पोटेंशियल फंक्शनल डिपेंडेंसी अनोमलीज वर रिजॉल्व्ड बाय प्लेसिंग अ रिलेशन इन बीसीएनएफ। कहता मोस्टली सारे डिपेंडेंसीज हट जाएंगे अगर आप बीसीएनएफ में इसको इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है ना। 4NF जो बेसिकली है इस कंसर्न में पोटेंशियल ड्यू टू मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज। तो ये अब उस पर फोकस करता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पे। ठीक है ना। सो फार 2NF थ्रू BCNF वी हैव ओनली डेल्ट विद फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी x2y इज 1 इन, यानी कि यार जब भी हम 2NF से 3NF की बात कर रहे हैं या BCNF बात कर रहे हैं सॉरी, तो इसका मतलब यह है कि भैया इन द एंड डिपेंडेंसीज पे कंसिडर कर रहा हूँ। FD, FFD, TD, पार्शियल डिपेंडेंसीज, इन्हीं के बेस पे ये चल रहा है। ठीक है ना। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता था ये बता दिया है, एक्स लीड्स एट मोस्ट वन, वो बता दिया क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आईडी है, उसने एक यूनिवर्सिटी का कोड लिया है। ठीक है ना। वो एक बार ही एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ होते हैं। ए मल्टीपल डिपेंडेंसी इज वन इन विच ए गिवन वैल्यू एक्स लीड्स टू सेट ऑफ वैल्यूज मोर देन वाई। अब इसमें क्या होता है कि जो x है वो एक से ज़्यादा y को लेके आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहा है। पॉसिबिलिटी ये है जो स्टूडेंट आईडी है वो एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो एक स्टूडेंट आईडी के लिए आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसको आप डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा वैल्यूज पे लीड करे। इसके एग्जांपल वही चीज़ है कि अगर मैं लैंग्वेजेस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि एक बच्चा कितनी भाषाएं बोलता है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, भोजपुरी, जितनी लैंग्वेजेस बोलता है, और एक हम इसको हम मल्टीपल कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेजेस के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर हम एक और ऐड करना चाहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स भी देखें कि भाई कौन कौन से वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो उसके लिए भी मल्टीपल वैल्यूज लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं एक स्टूडेंट के लिए कितने स्पोर्ट्स खेल रहा है वो और एक स्टूडेंट कितनी लैंग्वेजेस बोल रहा है वो, उनका एक टेबल इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो सपोज आप ये करते हो स्टूडेंट आईडी स्पोर्ट लैंग्वेज। ठीक है ना। अब ये देखिए जो 01 है वो क्रिकेट भी खेलता है। ठीक है ना। 01 इंग्लिश भी बोलता है। ठीक है ना। ठीक है ना। 01 हिंदी भी बोलता है, क्रिकेट आ गया। 02 जो है वो मैंडरीन, इंग्लिश तीनों बोलता है और स्क्वैश खेलता है। अब और सॉकर, अब यहाँ पे देखो गड़बड़ हो रही है कि ये रिपीट हो रहा है। 01 क्रिकेट रिपीट हो गया, इंग्लिश हिंदी यूनिक है, तो इसको अब हटाना पड़ेगा। तो अगेन आप इस टेबल को तोड़ दो, स्टूडेंट आईडी स्पोर्ट अलग रख लो, स्टूडेंट आईडी और लैंग्वेज अलग रख लो, तो मल्टीपल डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये देखिए, तो अब आपकी मल्टीपल डिपेंडेंसीज खत्म होगी, अब यूनिकनेस रह रही है। ठीक है ना। काफ़ी हद तक क्या हो रहा है, जो लैंग्वेज स्टूडेंट आईडी 01 बोल रहा है वो बोल रहा है इंग्लिश हिंदी, जो 02 है वो कौन सी बोल रहा है, मैंड्रिन और इंग्लिश। 01 कौन सा स्पोर्ट खेलता है, क्रिकेट। 02 स्क्वैश भी खेलता है, सॉकर भी खेलता है। ठीक है ना। आईडीज रिपीट हो रही हैं बट स्टिल फ़ायदा ये है कि ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज नहीं क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये, और इसमें ये देखिए कि अब इसको प्राइमरी की नहीं बना सकते, तो ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बनाएंगे और ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये कॉम्पोजिट कीज़ हैं और इसके अलावा कोई और डाटा नहीं रखा जा रहा है इसमें। ठीक है ना। तो ये आपकी सारी नॉर्मल फॉर्म थी 1 2 3। BCNF का मैंने बस डेफिनेशन दिया है, एग्जांपल नहीं दिया है। 4NF। ठीक है ना। और इनको याद करने का एक तरीका, एक छोटा सा समरी। 1NF में क्या रखो, प्राइमरी की होनी चाहिए, कुछ रिपीट ना होता हो। 2NF में क्या हो, 1 में हो, पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। 3 में क्या हो, 2 में हो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। BCNF में क्या हो, हर एक फंक्शनल डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की हो। BCNF का एक मैं अलग वीडियो ले आऊँगा जिसमें BCNF का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, पर अभी के लिए इतना बहुत था। 4NF में क्या हो, BCNF में हो और कोई मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी ना हो। तो ये आपका एक समरी है। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन का कई बार पूछा जाता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, कहता ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत सारे रिलेशंस को बना देता है। एक सिचुएशन के 10-12 टेबल बन जाएंगे। इससे पहले टेबल एक ही बन रहा था, तो टेबल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और डेटा रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको जॉइंस लगाने पड़ेंगे, 3-3 टेबल, 4-4 टेबल का जॉइंस, नेस्टेड क्वेरीज यूज़ करनी पड़ जाएंगी। तो कॉम्प्लेक्स कर देता है नॉर्मलाइजेशन, आपकी डेटाबेस को कॉम्प्लेक्स कर देता है। नॉर्मलाइजेशन आपके टेबल में बहुत सारे टेबल्स इंट्रोड्यूस कर देता है। नॉर्मलाइजेशन में जब आप क्वेरीज डालते हो तो क्वेरीज बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये आपके नुकसान है। फ़ायदा क्या है, इंसर्ट अपडेट डिलीट जैसी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। ठीक है ना। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं हम। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ लगा हो। कुछ मिस होगा, कुछ रह जाएगा तो हम अगली वीडियो में इसको कवर अप कर देंगे। अगली वीडियोस हमारी सीक्वल क्वेरीज पे होंगी, मैं सीक्वल के अब प्रैक्टिकल्स पे फोकस करूंगा। आज की वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।